हेलो प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की और हमने भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा शुरू की थी और वह था दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल जो कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका पहला ही और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक जो दिल्ली पर कुछ वंश शासन करेंगे उन्हें ही दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि दिल्ली सल्तनत पर किन 5 वंशों ने राज किया था। कहने का मतलब है 5 वंश के सुल्तान आए थे और उन्होंने शासन। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पहले वंश के बारे में, गुलाम वंश, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और आज हम देखेंगे कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, उसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य कह दो, उपलब्धियां कह दो, उनका जीवन परिचय कह दो या उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, ये मानो आज हम पढ़ेंगे। जबकि सबसे पहले देखो, गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है, 1206 से 1290 तक जो शासन करेगा दिल्ली सल्तनत काल में, उस समय कहा जाता है कि इस वंश को यामिनी, इलवरी, दास और मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक वंश का अर्थ यह है कि, मामलुक का अर्थ यह है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास से है, इसे कहा गया मामलुक। और जबकि ये दास थे, कहा जाता है इसके 3 प्रसिद्ध शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों ही दास थे, इसलिए इसे दास वंश भी कहा जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की अचानक मृत्यु होने पर उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता ग्रहण करता है, शासक बन जाता है। कहने का मतलब शासक बनता है। और यहीं से 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, अलग अलग वंश के माना गया, लेकिन उनमें ये मानो इसमें कुल 11 शासक हुए थे, जिसमें से 3 हैं वो महत्वपूर्ण दास थे, इसलिए इसे दास वंश के नाम से पुकारा गया। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी, जबकि इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। कहने का मतलब अलग अलग वंश के थे ये शासक। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं गुलाम वंश में प्रमुख शासक निम्न हुए हैं। कौन कौन से शासक हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करेगा। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुर्की राज्य तथा गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, ऐसा माना जाता है। और कहा जाता है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो खलीफा से लेना पड़ता था सुल्तान का नाम, कहने का पदवी। जबकि इसने सुल्तान की पदवी नहीं ली, केवल मलिक और सिपहसालार नाम की पदवियों से ही संतुष्ट रहा था, सुल्तान की पदवी नहीं ली थी, ऐसा माना जाता है। उसे बचपन में निसापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कहा जाता है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से पालन पोषण किया था। उस काजी का नाम था फसरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसे दास के रूप में खरीदा था
उसके बाद में कहा जाता है कि इसे निसापुर से गजनी लाया गया, वहां से इसे गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। कहने उसके बाद में गौरी ने उसे खरीद लिया था, मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया था। और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रतिभा का धनी, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो उसने अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर ही शीघ्र ही गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया, उसका महत्वपूर्ण सेनापति बन गया। याद रखना दोस्तों, जरूरी नहीं कि दास है वो केवल नौकर चाकरी के काम करे, सेवा के, नहीं, वो उच्च पदों पर भी, सैन्य कार्यों में भी ये मानो कि कार्य कर सकते थे, सेना के अंदर भी कार्य कर सकते थे, योग्य सेनापति हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐसा माना जाता है। तभी तो कहा जाता है ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, उसके बाद में कहा जाता है कि इसे लाख बख्श, क्योंकि दान आदि कार्य करता था, कहने वह लाखों में दान दिया करता था, और अपनी असीम उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया था। हातिम ताई भी उसे उपाधि मिली हुई थी। कुरान खां भी कहा जाता था इसे। कुरान खां का मतलब है कि कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वरों में करने के कारण इसे कुरान खां भी कहा जाता है। उसकी राजधानी लाहौर थी, क्योंकि हमने देखा लगभग भारत के ऊपर जो आक्रमण होते थे उत्तर पश्चिम दिशा से होते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोचा क्यों न लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया जाए, कि अगर इस दिशा से आक्रमण होता है तो सबसे पहले मैं अपनी राजधानी यहाँ बना करके और उसके ऊपर अंकुश लगा सकता हूँ। तो याद ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। हसन निजामी और फक्र ए मुतबीर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, ये उसके दरबार में रहा करती थी। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी के नाम से दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, पहली मंजिल बनवाई थी, ऐसा माना जाता है, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। कहाँ पे है? दिल्ली में। पूरा करवाने का जो कार्य किया जाएगा वो इल्तुतमिश के द्वारा, जबकि निर्माण, लेकिन याद रखना कुतुब मीनार की नींव किसके नाम से रखी गई? कह लो ये नाम क्यों रखा गया? तो कहीं आप ये सोचोगे कुतुबुद्दीन ऐबक के कारण, ना जी ना। याद रखना उसका एक सूफी संत था उस समय, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी के नाम से, ये मानो उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। उसके बाद में कहा जाता है ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो अजमेर में है, जो एक मस्जिद के बतौर माना जाता है, क्योंकि पहले वहां पर पाठशाला थी, जो चौहान वंश का शासक था विग्रहराज चतुर्थ, उसने बनवाई थी। बाद में कहा जाता है ऐबक ने उसे तोड़वा करके और 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवा दी अजमेर में। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, जो वर्तमान में हम पोलो देखते हैं उसे चौगान कहा जाता है, तो चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई। उसके बाद में कहा जाता है ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह, 1210 ईस्वी में आराम शाह, तो आराम ही करेगा, कोई योग्य नहीं था। आराम शाह 1210 ईस्वी में शासक बना, जो अनुभवहीन व अयोग्य था, अनुभवहीन और अयोग्य था, परंतु इल्तुतमिश ने उसे हटा दिया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और उसका दामाद भी बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करवा दिया था। तो कहा जाता है कि ये योग्य होने के कारण वहाँ के नागरिकों ने इसे शासक बना दिया इल्तुतमिश को। तो हमने देखा
कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक कैसे शासन करता है, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन याद रखना, गुलाम वंश का संस्थापक। दूसरा याद रखना, प्रथम तुर्क शासक यही था। तीसरा याद रखना, सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, उसने केवल मलिक और सालार नामक पदवी से ही संतुष्टि महसूस की, संतुष्टि ग्रहण की। उसे काजी के द्वारा खरीदा गया था, बाद में मोहम्मद गोरी ने उसे खरीद लिया और उसने जल्दी ही मोहम्मद गोरी का विश्वास जीत लिया था। तभी तो कहा जाता है कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी, ऐसा माना जाता है। अब उसके बाद में उसकी उपाधियां लाख बाग से किस दिल्ली सल्तनत शासक को कहा जाता है, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। उसके बाद में राजधानी लाहौर, उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि कह दो, प्रसिद्ध विद्वान कह दो, हसन निजामी और फक्र ए मुतबीर थे उसके संरक्षण में। उसके बाद में उसने कुतुब मीनार की नींव रखी, पहली मंजिल बनवाई थी, किसके नाम पे, तो याद ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिख्तियार काकी के नाम से। उसके बाद में इसे पूरा करवाने का काम किसने किया था, तो याद रखना इल्तुतमिश, जो इसके बाद में शासक बनेगा। कहा जाता है कि इसे 1 लाख जित्तल में खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को। ये भी दास था, तभी तो इसे दास वंश, गुलाम वंश कहा जाता है। उसके बाद में इसकी मृत्यु कैसे हुई, पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शासक कौन बना, उसका पुत्र आराम शाह बना था, लेकिन वह अनुभवहीन, अयोग्य था, अच्छा उत्तराधिकारी नहीं था। उसके बाद में कहा जाता है इल्तुतमिश ने उसे हटा दिया, और कुछ कह रहे हैं कि इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में अगला जो शासक बनेगा वह है इल्तुतमिश, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का। तो देखो इल्तुतमिश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन करेगा इल्तुतमिश। यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था, दास भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी, और उसका दास। यह ऐबक का दास भी था। यह इलबरी तुर्क था, याद रखना। उसके बाद में ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कहने गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो याद रखना इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, इल्तुतमिश को केवल संस्थापक आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। जबकि वास्तविक नाम आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या करना है, इल्तुतमिश करना है। उसके बाद में कहा जाता है कि इसने सुल्तान का पद ग्रहण किया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था। तथा ये शासक बनने से पहले बदायूं का इक्तेदार था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सम्राट बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का इक्तेदार था या किस पद पे था, तो बदायूं का इक्तेदार था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया लाहौर के स्थान पर। दिल्ली राजधानी किसने बनाई, इल्तुतमिश ने बनाई थी। इसने रणथंबोर, मालवा, ग्वालियर, जालोर, बंगाल पर अधिकार किया था, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी अपना अधिकार कर लिया था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद में ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने
मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। कहने का मतलब कि दिल्ली सल्तनत काल के समय इल्तुतमिश के समय ही मंगोल चंगेज खां ने ये मानो कि आक्रमण किया था, ऐसा माना जाता है। इसने चांदी का टक्का और तांबे का जित्तल नाम से सिक्के आरंभ किए थे और कहा भी जाता है शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला ये प्रथम शासक था। इसने इक्ता प्रथा चलाई और तुर्कान ए, जिसे क्या कहा जाता है, उसे तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा, जिसमें 40 अमीरों का समूह चालीसा कहा जाता था। कहने इक्ता प्रथा चलाई किसने? इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। उसने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया था, ऐसा माना जाता है। और इसे किस नाम से? क्योंकि विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों सरदारों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा कहा जाता है। 40 सरदारों का समूह है, अमीरों का समूह है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इसी ने करवाया था, जबकि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे, ऐसा माना जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जैसे कि विद्वान इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि इसका बेटा शासक बना, लेकिन वह योग्य नहीं था। रुकनुद्दीन। कौन बेटा था? रुकनुद्दीन। लेकिन वो योग्य नहीं था और इसने अपने शासनकाल में ही अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अगली शासक कौन बनेगी? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी प्रथम मुस्लिम एवं महिला सुल्तान बनी थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम महिला सुल्तान, पहली महिला शासिका, पहली महिला प्रशासिका, पहली मुस्लिम सुल्तान रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था और कहा जाता है कि चांदी के टक्के पर उसका नाम अंकित करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश की पुत्री या बेटी थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया था, पर्दा प्रथा को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, ऐसा माना जाता है। और पुरुषों के समान कुब्बा और कुल्हा पहनने लगी थी। कहने का मतलब है कि उसने पर्दा प्रथा त्याग दिया, घूंघट प्रथा त्याग दी, पुरुषों के समान कुब्बा, कोट और कुल्हा, टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन कार्य वह स्वयं संभालती थी। महिला होकर के भी देखो, रजिया सुल्तान। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। रजिया के समय ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ था। 1240 ईस्वी में कहा जाता है कि अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी गई दोनों की। और उसके बाद में कुछ अन्य शासक आएंगे जो ज़्यादा योग्य नहीं होंगे। फिर कई अयोग्य शासक बनेंगे गुलाम वंश में, जैसे कि मोइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42। उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, ये बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखना, मसूद शाह 1242 से 46। उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 65 तक बनेगा, जो कि नासिरुद्दीन महमूद ये मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि
1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना। ये भी क्या होगा? दास। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, इल्तुतमिश भी दास था, बलबन भी दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था? मोहम्मद गोरी का। इल्तुतमिश किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था। उसके बाद में आगे चल करके एक और आएगा बलबन, जिसका पूरा नाम होगा गियासुद्दीन बलबन। कहा जाता है इसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को दरबार में शुरू किया था। उसने शत्रुओं के प्रति लोहे तथा रक्त की नीति अपनाई। ये दिल्ली सुल्तान था जिसने लोहे और रक्त की नीति अपनाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने ईरानी त्योहार, पारसियों का जो त्योहार है नौरोज प्रथा भी प्रारंभ की थी, जो कि ईरानियों का, पारसियों का त्योहार है नौरोज, उसको उसने प्रारंभ किया था। बलबन ने 40 दल का दमन किया था। जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था ना 40, उसका इसने दमन कर दिया, समाप्त कर दिया। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र केकुबाद शासक बना, जो योग्य नहीं था, और कहा जाता है उसके बाद में गुलाम वंश का अंतिम शासक बना था क्यूमर्स बना था अंतिम शासक। ये महत्वपूर्ण है। अंतिम और प्रथम संस्थापक तो जरूर याद रखना है। कहने का मतलब गुलाम वंश के अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं, आज मैंने वो आपके सामने नोट की है, तो आप अपने नोट्सों में भी गुलाम वंश की यह जानकारी लिख सकते हो। वैसे मैं बार बार कहता भी रहता हूँ, इतिहास के टॉपिक बहुत बड़े हैं, लेकिन उसको समझना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। उसके महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्य हमें पता होना चाहिए। तो आज हमने गुलाम वंश से जुड़े हुए प्रमुख शासक, उनसे संबंधित तथ्यों के ऊपर चर्चा की है। तो आप देखोगे गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन आए, तो उसमें सबसे पहले नाम तो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो संस्थापक था। उसके बाद में इल्तुतमिश का, उसके बाद में रजिया सुल्तान का, और बलबन। ये 4 ही प्रतापी शासक हुए थे गुलाम वंश में। गुलाम वंश में ऐसा माना जाता है। और उसके बाद में कहा जाता है कि गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आएगा। गुलाम वंश के बाद में कौन आएगा? खिलजी वंश आएगा, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, जो हमने पिछले वीडियो में एक नई परंपरा शुरू कर दी कि टॉपिक के खत्म होने के बाद में 10 महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जाएगा, आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। तो मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी आपसे पूछा था कि ये हमारा प्रयास कैसा है, या फिर टॉपिक ये मानो सुबह करवा दिया जाए और पूरे दिन उसको आप तैयार करो अपने नोट्सों में, और शाम को ये मानो आपसे उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशनों में आए हुए या आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करें। मेरे को लग रहा है ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाओ, आइकन ज़रूर दबाओ। क्यों? क्योंकि अगर मैं जब भी वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बहुत कुछ बताता हूं, लेकिन सब कुछ नहीं है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे खिलजी वंश के बारे में, उसके प्रमुख शासक। हाँ, शासक बड़े जरूर है इतिहास के, मैं महत्वपूर्ण तथ्य ही उठा रहा हूँ, ये नहीं कि उनकी कहानियाँ, कुछ बातें मैं मौखिक भी बता देता हूँ आपको, तो उस पर भी गौर किया करो, साथ साथ में सुना करो कि सर क्या बोल रही हैं। तो कहने का मतलब है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो कि अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे खिलजी वंश की। अलाउद्दीन खिलजी जो नाम हम देखते हैं बार बार इतिहास में आता है, तो उसके बारे में कल
अगले वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और अब देखते हैं इस गुलाम वंश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन। इसका उत्तर होगा सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 2, इक्ता प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। इसका उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, बेगम हजरत, चांद बीबी। इसका उत्तर होगा बी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 4, लाख बख्श कहा जाता है? इल्तुतमिश को, गयासुद्दीन बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गौरी को। इसका उत्तर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। इसका उत्तर होगा बी, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 6, गुलाम वंश के किस शासक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन। इसका उत्तर होगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण कार्य पूरा करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, गयासुद्दीन बलबन ने। इसका उत्तर होगा बी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद का क्या नाम था? आराम शाह, बलबन, मसूद शाह, इल्तुतमिश। इसका उत्तर होगा डी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कथनों पर सत्य है? ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, ऐबक का दास बलवंत था, ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। उत्तर सी, ऐबक का दास बलवंत था। गुलाम वंश का प्रथम अंतिम शासक था इल्तुतमिश और के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्यूमर्स। इसका उत्तर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक और क्यूमर्स प्रथम व अंतिम शासक गुलाम वंश के। तो दोस्तों आज हमने देखा सल्तनत काल में गुलाम वंश, मामलुक वंश भी जिसको कहा जाता है, 1206 से 1290 ईस्वी तक जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया, उनके प्रमुख शासकों के बारे में हमने देखा। और उसके बाद में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने एक नया प्रयास शुरू किया है, कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।